हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है लोकेश और आज हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम का सेकंड लेक्चर है, जिसके अंदर हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल यानी कि फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या होते हैं। तो देखिए, सब एटॉमिक पार्टिकल्स वो पार्टिकल्स होते हैं जो एटम्स के अंदर पाए जाते हैं। बेसिकली आप ऐसा समझ सकते हैं कि ये वो पार्टिकल्स हैं जिनसे एटम्स बने हैं। ठीक है, मैंने लास्ट क्लास बोला था कि जितना भी मैटर हमारे सराउंडिंग में है, चाहे फिर वो सॉलिड स्टेट में हो, लिक्विड में हो, गैसेस स्टेट में हो, किसी भी स्टेट में हो, वो मैटर बना हुआ है एटम से। ऐसे ही एटम्स जो है वो इन सब एटॉमिक या फिर फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर बने हैं। अब यहां पर आप देख रहे हैं कि मैंने सब एटॉमिक और फंडामेंटल पार्टिकल्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक है स्टेबल फंडामेंटल पार्टिकल और दूसरे हैं अनस्टेबल फंडामेंटल पार्टिकल। तो मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि मैंने सब एटॉमिक या फिर फंडामेंटल पार्टिकल्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहली है स्टेबल फंडामेंटल पार्टिकल्स, दूसरी है अनस्टेबल फंडामेंटल पार्टिकल। ठीक है, तो स्टेबल फंडामेंटल पार्टिकल्स कौन कौन है। स्टेबल फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, पॉजिट्रॉन, एंटी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। मैंने क्या बोला, स्टेबल फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एंटी प्रोटॉन और पॉजिट्रॉन। ठीक है, ये पांच हमारे पास क्या है, फंडामेंटल स्टेबल पार्टिकल है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अनस्टेबल फंडामेंटल पार्टिकल्स की। किसकी बात करेंगे, अनस्टेबल फंडामेंटल पार्टिकल्स की। तो वो है हमारे पास दो, पहला है मीजोन, पहला है मीजोन और दूसरा है न्यूट्रॉन। अब आप बोलेंगे कि सर न्यूट्रॉन दो जगह कैसे हो सकता है। पहले तो आपने बोला कि न्यूट्रॉन हमारा स्टेबल फंडामेंटल पार्टिकल है, अब आप कह रहे हैं कि न्यूट्रॉन अनस्टेबल फंडामेंटल पार्टिकल है। तो देखिए यहां पर मैंने लिख रखा है कि न्यूट्रॉन आउटसाइड द न्यूक्लियस के बाहर जो न्यूट्रॉन होगा वो अनस्टेबल होगा, जस्ट बिकॉज फ्री न्यूट्रॉन क्या होता है, अनस्टेबल होता है। न्यूट्रॉन अगर न्यूक्लियस में है तो न्यूक्लियस के अंदर वो प्रोटॉन से बंधा हुआ होता है और एक स्टेबल कंडीशन में होता है, लेकिन जैसे ही न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर आ जाता है तो वो अनस्टेबल हो जाता है। और जो न्यूट्रॉन है उसकी हाफ लाइफ जो होती है, हाफ लाइफ का मतलब है कि वो अपनी जिंदगी की आधी जिंदगी कितनी देर में जी सकता है, तो वो 17 मिनट होती है। तो ओवरऑल यानी कि 34 मिनट, यानी कि लगभग आधे घंटे या 34 मिनट के आसपास वो न्यूट्रॉन नष्ट हो जाएगा और उसकी हाफ लाइफ कितनी है, 17 मिनट। और इसीलिए वो किसी से बंधना चाहता है, किसी से बॉन्ड होना चाहता है, किसी के साथ एक रिलेशन में आना चाहता है। अब वो चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के थ्रू हो, चाहे न्यूक्लियर फोर्स के थ्रू हो, वो बंध के अपने आप को स्टेबल करना चाहता है। लेकिन अगर वो न्यूट्रॉन फ्री हो गया, फ्री का मतलब है न्यूक्लियस से बाहर आ गया, तो वो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, और नष्ट हो जाएगा। ऐसे ही म्यूजोन होते हैं। ठीक है, म्यूजोन भी क्या होते हैं, म्यूजोन भी एटम्स के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, और म्यूजोन्स क्या है, अनस्टेबल फंडामेंटल पार्टिकल है। ठीक है, अब एक एक करके इन फंडामेंटल पार्टिकल्स के बारे में एक एक करके बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन की। किसकी बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन की। देखिए इलेक्ट्रॉन को हम बीटा पार्टिकल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बीटा पार्टिकल भी कहते हैं। आपने अल्फा रे, बीटा रे, गामा रे के बारे में सुना होगा। ठीक है, गामा रे, हल्क जानते हैं आप सब, मार्वल का एक सुपर हीरो है हल्क, वो किससे मिलकर बना है, गामा रेडिएशन की वजह से बना है। ऐसे ही हमारे पास बीटा रे या बीटा रेडिएशन होती है। तो बीटा रे क्या है, एक्चुअल में वो इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है, जब इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी रिलीज करता है तो वो बीटा रे कहलाती है। क्या कहलाती है, बीटा रे कहलाती है। इसलिए हम इलेक्ट्रॉन को बीटा पार्टिकल भी कहते हैं। तो अगर कहीं पर आपको बीटा पार्टिकल लिखा मिल रहा है तो आप समझ जाना कि वो इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने करी, इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था किसने, थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था थॉमसन साहब ने। थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी थी और उन्होंने इलेक्ट्रॉन टर्म नहीं दी, इलेक्ट्रॉन टर्म दी है स्टोनी ने। इलेक्ट्रॉन टर्म दी है स्टोनी ने। उन्होंने इलेक्ट्रॉन को कहा था कैट्रॉन। क्या कहा था, कैट्रॉन। उन्होंने इलेक्ट्रॉन का क्या नाम रखा था, कैट्रॉन। लेकिन बाद में इस कैट्रॉन का नाम चेंज करके इलेक्ट्रॉन कर दिया किसने, स्टोनी ने। अब इलेक्ट्रॉन सभी फंडामेंटल पार्टिकल्स में इलेक्ट्रॉन सबसे लाइटेस्ट फंडामेंटल पार्टिकल है। लाइटेस्ट मतलब सबसे हल्का, इसका मास बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है। तो सबसे लाइटेस्ट फंडामेंटल पार्टिकल इज इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन जो है वो इंडिविजुअली भी एग्जिस्ट करता है। इंडिविजुअल का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर है, न्यूक्लियस के अंदर नहीं है। वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के साथ बिल्कुल क्लोज रिलेशन में नहीं है, बिल्कुल बंधा हुआ नहीं है। वो क्या कर रहा है, ऑर्बिट कर रहा है, चक्कर लगा रहा है न्यूक्लियस के चारों ओर, और वो किसी से बंधा नहीं है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो है कैन एग्जिस्ट इंडिविजुअली। ठीक है, अब यहां पर आपके पास दो क्वेश्चन मैंने लिखे हैं। पहला, फाइंड द चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, और दूसरा, फाइंड द मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहां पर मैं कह रहा हूं, मैं यहां पर एक इलेक्ट्रॉन की चार्ज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज बताइए। और साथ साथ मैं आपसे कह रहा हूं, आप मुझे 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का मास बताइए। तो इसके लिए सबसे पहले अगर मुझे 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज चाहिए तो मुझे एक सिंगल इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो पता होना चाहिए ना, तभी तो मैं 1 मोल का चार्ज निकालूंगा। तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। और एक इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 9.1। देखिए क्या है, 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31। कितना बोल रहा हूं, माइनस 31। ठीक है, केजी। मतलब
अगर मैं इसे -32 कर दूं तो इस 9 के आगे जो पॉइंट लगेगा उससे पहले 32 जीरो आएंगे, 31 जीरो आएंगे, तब जाके 9 आएगा। तो सोचिए कितना नेग्लिजिबल मास है। ठीक है, तो मास कितना हो गया एक इलेक्ट्रॉन का 9.1 इंटू 10 की पावर -31 केजी। अब यहां पर मैं एक सबसे इंपॉर्टेंट रेशियो की बात करूंगा जो डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है एमसीक्यूज में भी और वाइवा में भी, और नीट या फिर जेई या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्ट एक नॉर्मल क्वेश्चन आ सकता है कि ई बाय एम रेशियो बताइए इलेक्ट्रॉन का। ई बाय एम का मतलब है चार्ज बाय मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज लीजिए और उसी इलेक्ट्रॉन का मास लीजिए और दोनों का रेशियो क्या आएगा। तो आपको डायरेक्ट लर्न करना है कि जो E बाय एम रेशियो है वो है 1.7 इंटू 10 की पावर 11 कूलाम पर केजी। तो मैंने क्या बोला 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। तो चार्ज हो गया एक इलेक्ट्रॉन का। मास कितना हो गया 9.1 इंटू 10 की पावर -31 केजी। अब यहां पर अगर हम -31 को ऊपर ले जाएं और पॉइंट से पॉइंट हटा दे तो 16/91 हो गया, और यहां पर 10 की पावर -19 प्लस 31। ठीक है, अब जब आप इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे, डिवाइड करेंगे, कट करेंगे, सारा कैलकुलेशन के बाद जो आंसर आएगा वो होगा ये 1.7 इंटू 10 की पावर 11। और आप देख सकते हैं पावर प्लस में है और यहां पर भी बड़ी पावर जो है वो प्लस में है। ठीक है, तो यहां पर E बाय एम रेशियो जो है इलेक्ट्रॉन का वो कितना है 1.7 इंटू 10 की पावर 11 कूलाम पर केजी। ठीक है, और इसको कैलकुलेट किसने किया था, इलेक्ट्रॉन के E बाय एम चार्ज बाय मास रेशियो को कैलकुलेट किया था थॉमसन ने। किसने कैलकुलेट किया था, थॉमसन ने। चलिए इतना हम समझ गए। ठीक है, चलिए अब यहां पर हम अपने क्वेश्चन पे दोबारा लौटते हैं। हमने ये बोला कि हमारे पास 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकालना है और 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का मास निकालना है। तो मैं सबसे पहले तो आपसे ये पूछूंगा ना कि 1 मोल का मतलब क्या है। देखिए 1 मोल का मतलब होता है एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर कितना होता है 6.023 इंटू 10 की पावर 23। मतलब 1 मोल के अंदर इतने नंबर ऑफ एटम्स हो सकते हैं, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। कुछ भी जो 1 मोल है उसके अंदर इतने नंबर रहेंगे। जैसे मैं बोल रहा हूं 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या बोल रहा हूं 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस एक मोल में 6.023 इंटू 10 की पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो मुझे 6.023 इंटू 10 की पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज कैलकुलेट करना है और मास कैलकुलेट करना है। ठीक है, चलिए चार्ज देखते हैं। तो यहां पर एक मिनट, हाँ, तो अब हमें क्या निकालना है, चार्ज निकालना है। तो हम सिंपल कैलकुलेशन करते हैं इस वाले क्वेश्चन की। तो 1 मोल का मतलब 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज 6.02 इंटू 10 की पावर 23। और क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है चार्ज। तो हमें किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 1.6 इंटू 10 की पावर -19 से, इससे इसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो 16 2 32, 2 आ गया, 3 आ गया, 16 6 96, लो 96 आ गया। ठीक है, पॉइंट 2 के बाद पॉइंट लगा दिया इंटू 10 की पावर 23 और -19। अब देख लेते कितना रहा 96.32 इंटू 10 की पावर रफली कैलकुलेट करेंगे 4 और 50 यही था ना 3686। ठीक है 23, इसको 23 ले लीजिए। ठीक है, तो रफ कैलकुलेशन आ जाएगी। मैंने 0.2 लिया था। तो 16 3 48, 4 आ गया, 16 2 32 और 4 हमारे पास कितना हो गया 36, 3 16 9 16 6 96, 3 के बाद 96.368 हमारे पास आ रहा है। और यहां पर हमारे 10 की पावर कितना आएगा 4, कितना आ जाएगा 4। ठीक है, 10 की पावर 4 आ गया। अब अगर मैं 10 की पावर 4 हटाऊं तो मतलब ये जो पॉइंट है ये इधर खिसक जाएगा। तो 96368, ठीक है 96368 हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पर इसको रफली अगर मैं बताऊं तो इसका जो होता है रफ कैलकुलेशन आता है 96500। कितना बोल रहा हूं मैं 96500 00। अब ये जो 96500 है, देखिए ये कैलकुलेशन भी सही है, लेकिन मैं 96500 पे क्यों जोर दे रहा हूं, क्योंकि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज हम लेके चलेंगे वो 96500 लेके चलेंगे। क्यों, क्योंकि ये जो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसके चार्ज को ही हम बोलते हैं 1 फेराडे। क्या बोलते हैं 1 फेराडे। ठीक है, तो 1 फेराडे इज नथिंग, इट इज द चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जब हम 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के चार्ज को कैलकुलेट करते हैं तो उसे हम बोलते हैं 1 फेराडे। तो हमारे पास 1 फेराडे किसके आसपास आ गया 1 फेराडे हमारा होता है 96500। ठीक है, कितना होता है 96500। ठीक है, यहां पर हमने कैलकुलेशन करके निकाल लिया। चलिए अब बात किसकी करेंगे, अब हम बात करेंगे 1 मोल मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसकी बात करेंगे, मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलिए इसको ले लेते हैं। अब तो हमने बोला मास निकालना ना किसका 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का मास निकालना है। तो चलिए निकाल लेते हैं।
तो 6.023 इंटू 10 की पावर 23 इंटू, अब यहां पर मास तो पता होना चाहिए, मास हमने कितना लिया था 9.1 इंटू 10 की पावर -31। तो जब आप पूरी इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे, जब आप इसकी पूरी कैलकुलेशन कर लेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 54.8093 इंटू 10 की पावर -5 इंटू 10 की पावर -5। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, एक मिनट, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 5 kg, ठीक है, 54.8093 इंटू 10 की पावर -5, और ये केजी में है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम जो 1 मोल ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का जो मास है उसको हम लेते हैं किसमें, मिलीग्राम में। किसमें लेते हैं, मिलीग्राम में। तो हमारे पास आंसर आता है 0.54 मिलीग्राम। कितना आता है, 0.54 मिलीग्राम, ठीक है। चलिए यहां तक हमारा ये हमारे पास मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन भी आ गया, कितना, 0.54 मिलीग्राम। ऐसे ही हमारे पास मास सॉरी चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना था, 96500 कूलाम, जो कि 1 फैराडे, कितना है, 1 फैराडे, ठीक है। तक हमने इलेक्ट्रॉन की बात कर ली। अब हम बात करेंगे किसकी, प्रोटॉन की और न्यूट्रॉन की। तो प्रोटॉन पे जाने से पहले मैं आपसे पूछता हूं कि एक हाइड्रोजन एटम ले लेते हैं, ठीक है। मैंने हाइड्रोजन एटम लिया। अब मैं आपसे जो पूछ रहा हूं वो आप मुझे बताइए कि एक हाइड्रोजन एटम में क्या क्या होता है, एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है, यही तो चीज होती है। तो मैं कह रहा हूं कि इस हाइड्रोजन एटम में से इलेक्ट्रॉन को हटा दीजिए, हटा दिया तो क्या बचा, सिर्फ इस हाइड्रोजन एटम में सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन ही तो बचा। इस हाइड्रोजन एटम में क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन बचा। तो यानी कि जितना भी इस हाइड्रोजन एटम का मास होगा, कौन से H पॉजिटिव वाले हाइड्रोजन एटम का जितना मास होगा उतना ही इस प्रोटॉन का मास होगा। सिंपल सी बात है। इसीलिए तो मैंने देखिए क्या लिखा है, मैंने लिखा है प्रोटॉन इज H पॉजिटिव आयन। प्रोटॉन क्या है, एक H पॉजिटिव आयन है, और H पॉजिटिव आयन का कितना मास होता है, 1। तो इसीलिए इसका कितना मास होगा, यूनिट मास। कितना होगा, यूनिट मास होगा। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज होगा एंड हैव यूनिट मास, और उतना ही यूनिट मास होगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने करी। तो प्रोटॉन की डिस्कवरी करी गोल्डस्टीन ने। किसने करी है, गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की डिस्कवरी करी है। बस नेमिंग जो है, जो प्रोटॉन का नाम दिया है वो रदरफोर्ड ने दिया है, ठीक है। अब प्रोटॉन के ऊपर चार्ज कितना है, तो जितना चार्ज एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19, उतना ही चार्ज एक इलेक्ट्रॉन के उतना ही चार्ज एक प्रोटॉन के ऊपर होता है। यानी कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन चार्ज के मामले में बराबर है। एक प्रोटॉन के ऊपर चार्ज कितना है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। या फिर अगर हम इसे E.S.U यानी ESU यूनिट में लें तो इसका जो चार्ज होगा वो हो जाएगा 4.803 इंटू 10 की पावर -10। लेकिन आपको जो मेनली याद रखना है, आपको याद रखना है ये वाला 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। अब बात कर लेते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की। तो मैंने आपको क्या बोला था, मैंने आपको बोला कि इस हाइड्रोजन आयन, इस H पॉजिटिव का जितना मास होगा उतना ही इस प्रोटॉन का मास होगा। तो यहां पर देखिए ये हमारे पास मास आ गया 1.673 इंटू 10 की पावर -27 kg। क्या बोल रहा हूं, 1.673 इंटू 10 की पावर -27 kg। और अगर मैं इसे ग्राम में लिखूं तो कितना आ जाएगा, 1.673 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम, ठीक है। चलिए अब E/m रेशियो देख लेते हैं। तो E/m रेशियो क्या है, चार्ज अपॉन मास। तो चार्ज कितना था, 1.6 इंटू 10 की पावर -19। मास कितना है, 1.673 इंटू 10 की पावर -27। जब डिवाइड करा तो हमारे पास आंसर जो है 0.95 इंटू 10 की पावर 5 में आ रहा है। तो हमने इसको जब रफ कैलकुलेशन करी तो हमारे पास आंसर आ गया 9.5 इंटू 10 की पावर 4, और ये 24 ग्राम है। मतलब मैंने जो मास लिया वो ग्राम में लिया, इसलिए जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 9.5 इंटू 10 की पावर 4 कूलाम पर ग्राम, ठीक है। चलिए अब यहां पर हमारा प्रोटॉन कंप्लीट हो चुका है। अब बात करेंगे किसकी, न्यूट्रॉन की। तो न्यूट्रॉन की जब हम बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है न्यूट्रॉन की वो यह है कि न्यूट्रॉन के ऊपर किसी भी तरीके का कोई चार्ज नहीं होता। ना ही न्यूट्रॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, ना ही न्यूट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। इसका मतलब यह हो गया कि एटम के अंदर एक ऐसी एंटिटी भी है जो कि अनचार्ज्ड है, जो कि न्यूट्रल है। कैसे है, न्यूट्रल है, यानी कि अनचार्ज पार्टिकल। और इसका मास कितना होगा, यूनिट मास। इसका भी मास कितना होता है, यूनिट मास। पर जब हम इसे प्रोटॉन से कंपेयर करते हैं तो प्रोटॉन के कंपैरिजन में इट इज हेवियर। क्या होता है, ये थोड़ा भारी होता है, ठीक है। तो इसकी डिस्कवरी करी थी चैडविक ने, इसकी डिस्कवरी करी थी चैडविक ने। तो चैडविक ने इसको खोजा कैसे था, चैडविक ने क्या किया था, बेरिलियम, क्या किया था, बेरिलियम नाम का एक एटम लिया था जिसका एटॉमिक नंबर होता है क्या, 4, ठीक है, और एटॉमिक मास है 9। तो उन्होंने क्या किया, बेरिलियम एटम के ऊपर अल्फा पार्टिकल यानी कि हीलियम अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग करी। अब देखिए होता क्या है, कोई हमारे पास एटम है, ये मेरे पास एटम है। जब मैं इस एटम के ऊपर इस अल्फा पार्टिकल से बम्बार्डिंग करूंगा, ये मेरे पास एटम है, इस एटम के ऊपर मैं ये अल्फा पार्टिकल दे के मारूंगा, तो क्या होगा, ये अल्फा पार्टिकल अपने प्रोटॉन के साथ अगर इसके न्यूक्लियस को हिट करता है तो इसके प्रोटॉन और इस न्यूक्लियस के अंदर जो मौजूद प्रोटॉन है वो क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे और प्रोटॉन का नंबर बढ़ जाएगा। और मैंने आपको शायद नहीं बताया, तो अभी मैं आपको बताता हूं कि एटॉमिक नंबर जो होता है, किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर उसके प्रोटॉन के नंबर को इंडिकेट करता है, ठीक है। और जो हमारा जो पीरियोडिक टेबल है वो एटॉमिक नंबर के ऊपर बेस्ड है,
ना कि एटॉमिक मास के ऊपर। कभी भी आप देखिएगा कि दो डिफरेंट एलिमेंट का मास सेम हो सकता है, जैसे आर्गन हो गया, कैल्शियम हो गया, इन दोनों का एटॉमिक नंबर अलग है लेकिन मास सेम है, ठीक है। मास सेम होने के बावजूद भी हमने इन्हें एक सेम कॉलम में, एक सेम उस पे कैटेगरी पे नहीं रखा, ठीक है, सेम उसमें बॉक्स में नहीं रखा, अलग अलग बॉक्सेस में रखा है। क्यों? क्योंकि आर्गन का और जो कैल्शियम है, इन दोनों के प्रोटॉन का नंबर डिफरेंट है, इसलिए इनका एटॉमिक मास भी डिफरेंट है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, जब मैंने अल्फा पार्टिकल इस बेरिलियम एटम के ऊपर मारा तो इस बेरिलियम के जो न्यूक्लियस था उसके अंदर 4 क्या थे? प्रोटॉन थे, 4 प्रोटॉन थे, और हीलियम के अंदर होते 2 प्रोटॉन। तो जब मैंने इस हीलियम को यानी अल्फा पार्टिकल को बेरिलियम के ऊपर मारा तो ये 2 प्रोटॉन भी इस 4 प्रोटॉन में ऐड हो गए। क्या हो गए? ये 2 प्रोटॉन भी जाके इस 4 प्रोटॉन के साथ जुड़ गए। तो अब कितने नंबर प्रोटॉन हो गए इस न्यूक्लियस में? 6। और जैसे ही प्रोटॉन का नंबर चेंज हुआ, जैसे ही एटॉमिक नंबर चेंज हुआ, वैसे ही पूरा का पूरा एलिमेंट चेंज हो गया। अब बेरिलियम से क्या बन गया? कार्बन। बेरिलियम से क्या बन गया? कार्बन। और इस कार्बन को बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक न्यूट्रॉन को बाहर करना पड़ेगा। तो इसीलिए हमें बाय प्रोडक्ट क्या मिला? एक न्यूट्रॉन मिला। अब न्यूट्रॉन चूंकि चार्जलेस एंटिटी होता है तो वो इजीली बाहर आ गया बिना किसी रिपल्शन और अट्रैक्शन के, ठीक है। और इसका जो मास है यहाँ पे 9 और 4 को जब आप प्लस करोगे तो 13 आ रहा है। कितना आ रहा है? 13 आ रहा है। लेकिन एक न्यूक्लियस के एक न्यूट्रॉन के निकलते ही मास कितना होगा? 12। क्यों? क्योंकि न्यूट्रॉन का मास 1 यूनिट होता है। तो 1 यूनिट निकल गया तो 13 में से जब 1 यूनिट निकला तो कितना बचा? 12। तो यहां पर कार्बन का एटॉमिक मास हो गया 12 और कार्बन का एटॉमिक नंबर हो गया 6। एटॉमिक नंबर 6 क्यों हुआ? क्योंकि बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 था, क्योंकि उसके अंदर प्रोटॉन का नंबर 4 था। हमने एक हीलियम जब फेंक के मारा, जब हमने एक हीलियम फेंक के मारा बेरिलियम के ऊपर, उसके न्यूक्लियस को जब हीलियम ने हिट किया तो अपने प्रोटॉन उसने उसके न्यूक्लियस को डोनेट कर दिए। जैसे ही उसने अपने प्रोटॉन यानी कि 2 प्रोटॉन न्यूक्लियस को दिए तो 4 + 2 6 हो गया। और जैसे ही प्रोटॉन का नंबर चेंज हुआ तो एटॉमिक नंबर भी चेंज हो गया, और एटॉमिक नंबर 4 से क्या हो गया? 6 हो गया। और एटॉमिक नंबर चेंज होते ही पूरा का पूरा एलिमेंट चेंज हो गया। वो क्या बन गया? कार्बन। और मास को बैलेंस करने के लिए, चूंकि यहां पर हम मास को टोटल करेंगे तो 13 आ रहा है, लेकिन कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है 12, तो उसको बैलेंस करने के लिए एक न्यूट्रॉन बाहर चला गया। तो इस तरीके से चैडविक सर ने क्या करा? न्यूट्रॉन की डिस्कवरी करी, ठीक है। आई होप आपको एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट समझ में आया होगा। अब बात करते हैं यहां पर कि सबसे, अगर मैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बात करूं तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स में सबसे हैवीएस्ट पार्टिकल, हैवीएस्ट फंडामेंटल पार्टिकल है हमारा न्यूट्रॉन। कौन है? न्यूट्रॉन आर द हेवीएस्ट फंडामेंटल पार्टिकल, और इसका मास कितना होता है? 1.676। और यहां पर न्यूट्रॉन का मास देखिए 1.673, और इसका मास कितना होगा? 1.676 इंटू 10⁻27 kg, ठीक है। तो ये प्रोटॉन से क्या है? हैवियर है। तो यहां पर आप ये एक क्या बोलते हैं, एक ऑर्डर देख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर है, कई बार एग्जाम में पूछा गया, तो आपको ये ऑर्डर याद रखना है। और लॉजिकली भी आप याद रख सकते हैं कि सबसे हैवीएस्ट जो पार्टिकल है वो है न्यूट्रॉन, उसके बाद आता है प्रोटॉन, और सबसे लाइटेस्ट फंडामेंटल पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन। तो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, और उसके बाद मैंने पीएच करके एक और मास ले रखा है, वो है फोटोन का। तो फोटोन जो होता है उसका मास नेग्लिजिबल होता है। रेस्टिंग मास तो 0 ही होता है, जब मूव करता है तब थोड़ा मास कैरी करता है। तो सबसे नेग्लिजिबल मास फोटोन का होता है। तो न्यूट्रॉन, फिर प्रोटॉन, फिर इलेक्ट्रॉन, फिर फोटोन, ठीक है। चलिए यहां तक आप समझ गए। अब न्यूट्रॉन में क्या चीज एब्सेंट होती है? न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता। तो न्यूट्रॉन में अगर कोई चार्ज नहीं है तो मैं आपसे पूछता हूं क्या हाइड्रोजन के अंदर न्यूट्रॉन है? नहीं। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि हाइड्रोजन के अंदर क्या क्या होता है? हाइड्रोजन के अंदर एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन न्यूट्रॉन नहीं होता। तो न्यूट्रॉन इज एब्सेंट इन हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम में न्यूट्रॉन नहीं होता, इस बात का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो जब कभी भी आप अगर हम बोलेंगे कि H पॉजिटिव आयन जब बना तो क्या क्या रिलीज हुआ, तो बच्चे अपना जो बेसिक माइंड है उसको लगाएंगे, बोलेंगे इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ और न्यूट्रॉन रिलीज हुआ होगा। ऐसा नहीं है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है, न्यूट्रॉन होता ही नहीं है हाइड्रोजन के पास, ठीक है। अब इट इज अ बेस्ट प्रोजेक्टाइल पार्टिकल। क्यों? अब मैं बोलता हूं कि कोई जैसे बेरिलियम है, बेरिलियम के ऊपर मैंने हीलियम मारा फेंक के, ठीक है, न्यूट्रॉन निकल गया। अब मैं कह रहा हूं कि मुझे कोई एक एटम है उसके ऊपर मुझे सब एटॉमिक पार्टिकल फेंक के मारने। मुझे क्या फेंक के मारने? सब एटॉमिक पार्टिकल फेंक के मारने, प्रोजेक्टाइल करना है। तो मैं किस सब एटॉमिक पार्टिकल का यूज करूंगा? मैं इलेक्ट्रॉन का यूज करूंगा, प्रोटॉन का यूज करूंगा, न्यूट्रॉन का यूज करूंगा। अभी 3 लेते हैं, किसका यूज करूंगा? तो मैं यूज करूंगा न्यूट्रॉन का। क्या रीजन है? सिंपलेस्ट रीजन इसका यह है कि न्यूट्रॉन आर अनचार्ज्ड। अनचार्ज्ड यानी कि न्यूट्रॉन क्या होते हैं? न्यूट्रल होते हैं। क्या होते हैं? न्यूट्रल होते हैं। इसीलिए हम इनको बेस्ट प्रोजेक्टाइल पार्टिकल कहते हैं। तो आपका ये एक और सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आ गया कि बेस्ट प्रोजेक्टाइल पार्टिकल आर न्यूट्रॉन, और इसका रीजन है बिकॉज दे आर अनचार्ज्ड, दे आर न्यूट्रल। तो E/m रेशियो, अब मैं आपसे बात करता हूं E/m रेशियो की। किसकी बात कर रहा हूं? E/m रेशियो की। तो E क्या है? चार्ज, m क्या है? मास। तो मास तो है इलेक्ट्रॉन, मास तो है हमारे न्यूट्रॉन का कितना? 1.673 इंटू 10 सॉरी 1.676 इंटू 10⁻27, ये केजी में ले रहा हूं, ठीक है। ये मास है हमारे पास न्यूट्रॉन का। लेकिन अगर मैं चार्ज की बात करूं तो हमारा न्यूट्रॉन क्या है? न्यूट्रल। तो चार्ज कितना हो गया? 0। तो E/m रेशियो कितना आ गया न्यूट्रॉन का? 0। तो हमारा जो E/m रेशियो है वो कितना है? 0 है। तो कल को अगर आपसे E/m रेशियो पूछ लिया जाए न्यूट्रॉन का तो आप क्या बोलेंगे? इट इज 0, इट इज 0, ठीक है। तो हमने इलेक्ट्रॉन की बात कर ली, न्यूट्रॉन की बात कर ली, प्रोटॉन की बात कर ली। अब हम बात करेंगे
बचे हुए हमारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स की, जिसमें आते हैं पॉजिट्रॉन, एंटी प्रोटॉन, मीजॉन। ठीक है, तो पॉजिट्रॉन क्या होते हैं? देखिए, पॉजिट्रॉन आर पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन, ऐसे इलेक्ट्रॉन जो पॉजिटिवली चार्ज हो, उनको हम कहते हैं पॉजिट्रॉन। और इसको जो खोजा था, इसको खोजा था एंडरसन ने। किसने खोजा था? इन्हें खोजा था एंडरसन ने। किसने खोजा था इन्हें एंडरसन ने खोजा था। किसको? पॉजिट्रॉन को। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एंटी प्रोटॉन की। तो एंटी प्रोटॉन क्या है? एंटी प्रोटॉन आर नेगेटिवली चार्ज प्रोटॉन। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात है, एंटी प्रोटॉन आर नेगेटिवली चार्ज प्रोटॉन। ठीक है, और इसको डिस्कवर किया था सैगरी ने। किसने डिस्कवर किया था इसे डिस्कवर किया था सैगरी ने। किसको? एंटी प्रोटॉन को। अब बात कर लेते हैं मीजॉन की। ठीक है, तो हमने किसको देख लिया? हमने देख लिया पॉजिट्रॉन को, हमने देख लिया एंटी प्रोटॉन को, अब हम देख रहे हैं मीजॉन को। तो मीजॉन को डिस्कवर किया है एक जापानीज साइंटिस्ट है जिनका नाम है युकावा। क्या नाम है? युकावा। तो युकावा जी ने मीजॉन को डिस्कवर किया, और युकावा जी ने यह बताया कि मीजॉन्स आर ऑफ 4 टाइप्स। मीजॉन जो होते हैं वो 4 तरीके के होते हैं। पॉजिटिव पाई मीजॉन, नेगेटिव पाई मीजॉन, न्यूट्रल मीजॉन और म्यू मीजॉन। फिर से बोल रहा हूं, मीजॉन आर डिस्कवर्ड बाय युकावा एंड इट इज ऑफ 4 टाइप। और जो मीजॉन होते हैं वो 4 तरीके के होते हैं। पॉजिटिव पाई मीजॉन, जिसको हम पाई पॉजिटिव से इंडिकेट करते हैं। फिर हमारे पास होता है नेगेटिव पाई मीजॉन, जिसको हम पाई नेगेटिव से इंडिकेट करते हैं। फिर हमारे पास होता है न्यूट्रल पाई मीजॉन, जिसको हम पाई के ऊपर 0 यानी न्यूट्रल साइन से इंडिकेट करते हैं। फिर हमारे पास लास्ट होता है म्यू मीजॉन। ये 4 हमारे पास मीजॉन होते हैं। अब यहां पर मैं ये कहना चाहता हूं, चलो पॉजिट्रॉन तो जो है वो इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया? रिवर्स हो गया, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन। एंटी प्रोटॉन नाम से पता चल रहा है, प्रोटॉन के अगेंस्ट नेगेटिवली चार्ज प्रोटॉन। ठीक है, तो मीजॉन क्या है? इसकी क्या नीड है? तो देखिए, मीजॉन जो होता है ना, मीजॉन न्यूक्लियस को स्टेबल करने का काम करता है। जो न्यूक्लियस होता है ना, न्यूक्लियस के अंदर आप देखिए एक हमारे पास है पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन, जिसके पास बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज है, और उसके साथ में बैठा है एक न्यूट्रल पार्टिकल, वो है न्यूट्रॉन। तो ये जो न्यूट्रॉन है और जो प्रोटॉन है, इसके बीच में स्टेबलाइजमेंट, इसके बीच में स्टेबिलिटी कौन मेंटेन करता है? तो ये काम होता है मीजॉन का। तो मीजॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। तो कैसे वो स्टेबल करते हैं न्यूक्लियस को? वो एक्चुअल में प्रोटॉन को न्यूट्रॉन की तरफ ट्रांसपोर्ट, या फिर प्रोटॉन से जो भी चार्ज रिलीज हो रहा है, लगातार जो चार्ज रिलीज हो रहा है वो न्यूट्रॉन की तरफ जा रहा है। तो जो ये मीजॉन है, ये क्लाउड फॉर्म में होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर क्लाउड फॉर्म में होते हैं। तो ये क्या करते हैं? ये जो मीजॉन होते हैं, ये उस चार्ज को कैरी कर लेते हैं और रिवर्स करके प्रोटॉन की तरफ ले जाते हैं। जैसे पॉजिटिव चार्ज जो है निकल रहा है न्यूक्लियस में, और वो न्यूट्रॉन की तरफ जा रहा है, तो एक नेगेटिव पाई मीजॉन आएगा और वो उस चार्ज को टेक करेगा, फिर वो पॉजिटिव पाई मीजॉन में कन्वर्ट हो जाएगा और दोबारा किस तरफ जाएगा? प्रोटॉन की तरफ जाएगा। तो यहां आप देख सकते हैं कि ये जो मीजॉन है, ये क्या कर रहा है? स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो मोटा मोटा जो याद रखना है वो ये है कि मीजॉन जो है वो न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। 4 तरीके के होते हैं। चलिए, यहां पर हमारे सब एटॉमिक पार्टिकल पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम बात करेंगे मॉडल्स की। किसकी बात करेंगे? मॉडल्स की। तो अब हमारे सामने जो सबसे पहला मॉडल है इस एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम का, जो सबसे पहला मॉडल है जो दिया था थॉमसन ने, वो है प्लम पुडिंग मॉडल। क्या है? प्लम पुडिंग मॉडल। तो प्लम पुडिंग मॉडल, एक बात, चलिए प्लम पुडिंग मॉडल पे आने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं। देखिए, आपको भी पता है कि जे थॉमसन साहब का जो प्लम पुडिंग मॉडल है ये फेल हो चुका था, तो फिर हम इसको पढ़ते क्यों हैं? क्या नीड है? तो हम इसको इसलिए पढ़ रहे हैं कि किसी एक साइंटिस्ट ने ट्राई तो किया एटम्स को डिस्क्राइब करने का, कि एटम्स होते कैसे हैं, दिखते कैसे हैं, आखिर ये जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है इसके अंदर अरेंज कैसे होंगे, ये ट्राई तो किया ना किसी ने। तो कुछ ना कुछ तो उसने फाइंडिंग्स निकाली होगी, कुछ ना कुछ तो उसने डिस्कवर किया ही होगा। और अगर उसके कुछ ड्रॉबैक हैं, तो अगर हमारे पास पहले से ही कई गलतियां नहीं होगी, कोई हमने काम को शुरू किया, मानते हैं हम वो काम सही से नहीं कर पाए, लेकिन अगर हम शुरू ही ना करें तो क्या कोई हमसे आगे उस काम को कर पाएगा? नहीं। तो ये जो थॉमसन साहब थे, ये वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने एटम को डिस्क्राइब किया था, मतलब डिस्क्राइब इन द सेंस कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन भी होते हैं और वो कैसे अरेंज होते हैं, इसको बताया था। अब हालांकि इनका प्लम पुडिंग मॉडल फेल हो गया था, लेकिन उस प्लम पुडिंग मॉडल से एक खास बात जो आज के टाइम भी क्या है, एकदम ट्रू है, वो ये है कि कोई भी एटम जो नेचुरली एग्जिस्ट करता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। उसके पास कोई भी चार्ज नहीं होता। आपके पास, आपकी सराउंडिंग में कोई भी एटम, जैसे गैस में भी कई सारे एटम है, सॉलिड हो, लिक्विड हो, हर जगह एटम है, ठीक है, वो सब न्यूट्रल है। ठीक है, वो सब न्यूट्रल है। अब ये बताया था किसने? हमें ये बताया था थॉमसन साहब ने प्लम पुडिंग मॉडल से कि एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। देखिए कितनी बड़ी बात है। अब हम पढ़ते हैं, भाई गलत है, आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन हम वो फाइंडिंग ही नहीं देख रहे जो इन्होंने अपने इस मॉडल से करी है। वो है कि एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। और कोई चीज इलेक्ट्रिकली कब न्यूट्रल होगी? वो तभी न्यूट्रल होती है जब सेम अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेम अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट हो एटम के अंदर। ठीक है, तो अब हम इस प्लम पुडिंग मॉडल को देखते हैं। तो थॉमसन साहब ने प्लम पुडिंग मॉडल में क्या कहा कि एटम वाज सॉलिड स्फीयर। एटम एक सॉलिड स्फीयर है, ठीक है, जिसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज पार्टिकल है, और उन्होंने नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को इस तरीके से डिस्क्राइब करा है। नेगेटिव चार्ज पार्टिकल आर एम्बेडेड लाइक सीड इन वाटरमेलन। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने ये बोला कि हमारे पास जैसे कि सपोज ये हमारे पास एक वाटरमेलन है, ठीक है, ये हमारे पास एक वाटरमेलन है, ये मेरे पास एक वाटरमेलन है, ठीक है, ये हमारे 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 पास एक वाटरमेलन है, ठीक
ये वाटरमेलन है।
ये मेरे पास एक वाटरमेलन है। तो उन्होंने ये बोला कि जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है वो इस वाटरमेलन में सीड की तरह है। ये देखिए, ये बीच बीच में जो सीड है ये क्या है, ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं जो इस वाटरमेलन में सीड की तरह क्या है, एम्बेडेड है, सीड की तरह एम्बेडेड हैं, धसे हुए हैं, ठीक है। लेकिन खास बात यह है कि एटम कंसिस्ट ऑफ इक्वल अमाउंट ऑफ या इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो उन्होंने अपने प्लम पुडिंग मॉडल में बताई थी कि एटम कंसिस्ट ऑफ इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, दैट्स व्हाई एटम इलेक्ट्रिकली क्या है, न्यूट्रल है, एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, ठीक है। भले उनका प्लम पुडिंग मॉडल फेल हो गया, किस केस में फेल हुआ, वो जो एटम है उसकी स्टेबिलिटी को नहीं बता पाया, इलेक्ट्रॉन कैसे अरेंज है एटम में इस बात को ढंग से नहीं बता पाया, ठीक है। समझ में आई बात। तो यहां पर वो फेल हो गया था, लेकिन एटम जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इस चीज को उन्होंने साबित कर दिया था कि कोई भी एटम अगर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है तो उसके अंदर इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज और इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। तो आज का जो लेक्चर है उस लेक्चर में हमने सब एटॉमिक पार्टिकल को पूरे तरीके से देखा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एंटी प्रोटॉन, ठीक है, पॉजिट्रॉन, मीजॉन, इन सबको अच्छे से देखा है और साथ साथ हमने थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल को भी देख लिया, उसकी जो फाइंडिंग है उसको भी समझ लिया। नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम रदरफोर्ड मॉडल और बाकी जो बोहर है इन सब मॉडल्स की चर्चा करेंगे। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।